मैं प्रभुराम लखानी बालेसर क्लास 12 का यूनिट पढ़ते हैं मानव विकास। मानव विकास यानी मनुष्य का विकास। मनुष्य का विकास किस प्रकार किन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, कौन कौन से तथ्य हैं जो ये हमें बताते हैं कि मनुष्य का विकास सही हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इसकी अवधारणा, मानव विकास की जो अवधारणा है वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने सबसे पहले अवधारणा ये विकसित की मानव विकास की कि मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए और उनके जीवन में जो उनके जीवन में सुधार लाता हो, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए जो उनके जीवन में सुधार लाता हो। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की विश्व के सामने कि सभी देशों में मनुष्य के विकास का आकलन करना चाहिए। अब मनुष्य के विकास का आकलन क्या समझे, तो मनुष्य के विकास का आकलन का आधार है वो 3 चीजों पर रखा उन्होंने। एक स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ये तीनों चीजों में मनुष्य की स्थिति है वो उच्चतम होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसे खूब है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, पैसे खूब है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो डायबिटीज है, बीमार रहता है, या फिर उसको कैंसर है, या न जाने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उसका शरीर ग्रस्त है, तो उसके लिए पैसा, उसके लिए धन, उसके लिए जो शिक्षा वो कोई काम नहीं आएगी और थोड़े ही दिनों में अल्पायु होगा, यानी वो मर जाएगा। कैंसर है तो मर जाएगा। या फिर उसको डायबिटीज है, बड़े बड़े बंगला है, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, सब है, लेकिन डायबिटीज है तो उसके घर में फिर नौकर मौज उड़ाएंगे। नौकर बढ़िया बढ़िया खाना खाएगा और खुद रूखी सूखी रोटी खाएगा। तो ये मानव विकास नहीं। यानी आपका स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। शिक्षा, आपकी शिक्षा भी उच्चतम होनी चाहिए। साक्षरता की दर है वो 100% होनी चाहिए। विश्व के ऐसे कई देश है जहाँ साक्षरता 100% है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। इन देशों में साक्षरता 100% है। लेकिन हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में 100% साक्षरता नहीं है। भारत में अभी 82% के लगभग ही साक्षरता दर है। फिर आय, आमदनी कितनी, प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी। जितनी प्रति व्यक्ति आमदनी अधिक होगी वो व्यक्ति उतना ही विकास करता जाएगा। तो इसके पास आर्थिक आमदनी अधिक है तो वो पढ़ाई भी कर लेगा, वो अपना इलाज भी करा लेगा और वो अपने उद्योग धंधा भी कर लेगा। तो यानी उसके पास आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 पैमाने, 3 आधार है। मानव विकास के मापने के जो आधार है वो 3 है: स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इन तीनों के आधार पर आकलन किया जाता है। विश्व में सबसे पहले इसका आकलन 1990 में किया गया था। किसने किया था? विश्व की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सबसे पहले अपनी एक इंडेक्स जारी की थी और उस इंडेक्स के अनुसार विभिन्न देशों को क्रमांक से नामांकन किया था कि कौन सा देश शीर्ष स्थान पे, किस देश की मानव विकास में क्या स्थिति है। इस आधार पर उन्होंने आकलन किया, सभी देशों का आकलन निकाला। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI यानी मानव विकास सूचकांक। HDI को बोलेंगे अपन मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक की अब हर साल यानी 1990 के बाद हर साल ये UNDP है, ये रिपोर्ट निकालती है हर एक देश कि उस देश में मानव विकास की स्थिति क्या है। सबसे पहले 1990 में ये रिपोर्ट निकाली। 90 के बाद फिर कंटिन्यू 91, 92, 93 और 2020 अभी जो चल रहा है यानी 19 तक कंटिन्यू रिपोर्ट निकाल रहा है। और रिपोर्ट निकाल करके विश्व के सभी देशों के सामने यह प्रस्तुत कर रहा है कि किस देश में मानव विकास की स्थिति क्या है। तो देखो, यदि भारत की यदि बात की जाए कि भारत में मानव विकास कैसा है, तो पिछले 2 सालों की बात करें तो 2018 में भारत का जो मानव विकास है, ये UNDP के अनुसार जो HDI रिपोर्ट निकाली, तो 2018 में भारत का स्थान 130वां था। यानी 190 देशों के अंतर्गत जो आकलन किया जाता है, 190 में से भारत का स्थान 2018 में 130वां था। और 2019 में एक स्थान और अपन आगे खिसके, यानी अपन ने थोड़ा प्रोग्रेस किया, एक पायदान और अपन आगे बढ़े और वो अपन एक कहां पे आगे 129 पे, यानी 128 देश मानव विकास में भारत से आगे। भारत के यदि पड़ोसी देशों की बात करें
तो पाकिस्तान भारत से पीछे है, बांग्लादेश भी भारत से पीछे है, लेकिन श्रीलंका भारत से आगे है। श्रीलंका का मानव विकास भारत से आगे है। अब देखो 2019 में मानव विकास में जो उच्चतम देश है, मानव विकास के जो उच्चतम जो देश है उनके नाम है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी। मैंने 5 नाम लिखे खाली। ये विश्व के उच्चतम श्रेणी में आते हैं कि यहाँ पे मानव विकास उच्चतम श्रेणी में। अब इस मानव विकास श्रेणी को देखो, मानव विकास सूचकांक है, इसको 0 से लगा करके 1 के बीच में मापा जाता है। इसका जो मूल्य है वो 0 से लगा करके 1 तक है। अब इसको अपन ने क्या किया कि मानव विकास सूचकांक को अपने 3 भागों में बांटा, एक उच्च सूचकांक वाला, एक मध्यम और एक निम्न सूचकांक। उच्च सूचकांक, मध्यम और निम्न सूचकांक। उस सूचकांक में आंकड़ा कितना है 0.80 से लगा करके 1 तक जो देश आ रहे हैं उनको अपन ने उस श्रेणी में रखा कि ये देश वास्तव में मानव विकास में पहली श्रेणी में। फिर मध्यम है, मध्यम श्रेणी में कैसे हैं 0.5 से लगा करके 0.799 तक, ये सेकंड श्रेणी यानी मध्यम श्रेणी में आते हैं। इनका अत्यधिक मानव विकास में गिरे भी नहीं है, यानी निम्नतम भी नहीं है और ज्यादा उच्चतम भी नहीं है, 20 की श्रेणी मध्यम है। और निम्न सूचकांक 0.5 से कम, 0.5 से कम यानी ये अत्यधिक निम्न है। इन लोगों का मानव विकास है वो अत्यधिक निम्न है। ये लोग न तो स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा नहीं है, न उनके पास शिक्षा है, न आय के साधन है। अति गरीब लोग, स्वास्थ्य की दृष्टि से अति पिछड़े हुए लोग, तो ये लोग जो है वो 0.5 से कम आएंगे उस देश के लोग। अफ्रीका के कुछ देश, कांगो है, सूडान है, घाना है, ये देश इसमें आते हैं 0.5 से कम। और उच्च सूचकांक यानी 0.80 से लगा करके 1 तक ये देश है। ये 5 देशों की मैंने ये जो श्रेणी लिखी है ये सभी इसमें, और भी कई सारे देश है इसमें, लेकिन ये जो 5 फर्स्ट पूरे विश्व में यदि मानव विकास का कोई पहला देश है उच्चतम स्कोर वाला, तो उच्चतम स्कोर वाला वो है नॉर्वे। प्रथम स्थान इसका है उच्चतम स्कोर, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड और 5वां जर्मनी। और यदि भारत की बात करें तो भारत का नंबर लगेगा 2019 के अनुसार 129वां नंबर। यानी इस टाइप में क्रमांक चलता जाएगा और 129 में आएंगे तो अपन इंडिया में। लेकिन यहाँ बात करें यदि अपन स्थिति भारत की उस सूचकांक में स्थिति क्या है, उच्च में है, मध्यम में या निम्न में, तो भारत मध्य में आता है 0.5 के लगभग, 0.54 के लगभग, यानी मध्यम श्रेणी में भारत आ रहा है। निम्न सूचकांक में नहीं आ रहा, निम्न श्रेणी में नहीं आ रहा। भारत के एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो भी है, वो भी अर्थशास्त्री है और उन्होंने भी मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि ज्यादातर उन्होंने स्वतंत्रता पे जोर दिया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर सके। और ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है ये कहते थे कि लोगों की संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, लोगों की संसाधनों तक पहुंच ही नहीं तो विकास कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनके पहुंच भी होनी चाहिए, विकल्पों में वृद्धि भी होनी चाहिए और उनके जीवन में सुधार भी होना चाहिए। तो ये आधार देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये 3 आधार है मानव विकास के। स्वास्थ्य, उसका शरीर भी चाहिए होना चाहिए, शिक्षा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, आमदनी भी होनी चाहिए। इन तीनों को आधार मान करके ये जो HDI यानी सूचकांक निकालता है, कौन निकालता है, UNDP, ये आधार रख करके निकालता है। अब देखो मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु यानी मनुष्य को विकास करना है, गरीब लोगों को ऊपर उठाना है, गरीब देशों को भी ऊपर उठाना है, गरीब देश के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना है। तो उनके लिए सूत्र कौन सा है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे एक तो उनके स्वास्थ्य पर। पहला सुख निरोगी का है, उनका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो विकास कैसे करेंगे। इसलिए उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जाए, उन्हें उनका स्वास्थ्य बढ़ाया जाए। जैसे जापान के लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है वो 90 और 100 तक है, यानी जापान के लोग 90 और 100 के बीच तक जीते, उनकी जीवन प्रत्याशा है। लेकिन भारत की नहीं है, भारत की 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में लोग बूढ़े हो जाते हैं और 70 और 75 तक तो चले जाते हैं। लेकिन जापान के लोग 80 और 100 के बीच में, तो यानी उनकी जीवन प्रत्याशा हमसे जापान के लोगों की अधिक है, हमारी कम है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़े लिखा होना चाहिए और आय, इन तीनों को अपन मापते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच भी होनी चाहिए। हमारे पास संसाधन है लेकिन केवल 5 लोगों की उस संसाधनों तक पहुंच है, बाकी वाले ऐसे ही।
हमारे पास जो कुछ संसाधन है उसपे जनसंख्या का 5% पब्लिक का 5% का कब्जा अधिक होना और बाकी वाले ऐसे ही रहना, तो इससे असमानता पैदा होती है। तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए, सबकी संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। फिर देखो मानव विकास के 4 घटक है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। यानी ये 4 घटक, इन 4 चीजों पे यदि अपन जोर देंगे तो मानव का विकास बढ़िया होगा, मानव विकास करेगा। किसी देश में गरीब लोग हैं तो उन लोगों की 4 पॉइंट अपनाने पड़ेंगे। 4 सूत्र है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इनका अर्थ मैं बता देता हूं। समता यानी समानता। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उसपे सभी लोगों के अवसर मिलना चाहिए। जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं जो वहां पे नहीं पहुंचे, सरकार उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना करके उनको आगे बढ़ाए। क्योंकि भारत या किसी भी देश के सब लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। 5 लोग आगे बढ़ जाएंगे और पेंशन लोग पीछे रहेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, भारत गरीब ही रहेगा। इस कारण समता होनी चाहिए, सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए, एक व्यक्ति की नहीं, सबकी पहुंच होनी चाहिए। जैसे भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण है, यानी महिलाओं का हमारा आर्थिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से हम थोड़ा उनको अधिकार नहीं, उनको पिछड़े हुए सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो उनको लाने के लिए, नौकरियों में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन और भी कई जगह। तो इस प्रकार यानी समता होनी चाहिए, सबका समान अवसर मिलना चाहिए। फिर सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब यह है कि भावी पीढ़ी का ध्यान रख करके कार्य करना। हमारे पास जमीन है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों की इस प्रकार कटाई नहीं करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बचे ही नहीं, लकड़ी बचे ही नहीं। हमारे पास खानियां है, पत्थर है, लेकिन उन पत्थरों की इस प्रकार खुदाई नहीं करनी कि आने वाली पीढ़ियां बैठी रहे, उनको मिले ही नहीं। यानी भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए उसका उपयोग करना, इसको बोलते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता यानी भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखना, उनके हित का भी सोचना, प्राकृतिक संसाधनों का इतना विदोन नहीं कर देना, इतना नुकसान नहीं पहुंचाना, आने वाली पीढ़ी के कुछ मिले ही नहीं। उत्पादकता यानी उस देश के जो लोग हैं उनको श्रम में लगाना, उनको कार्य में लगाना। कार्य नहीं करेंगे तो देश में उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता हो, इसके लिए ध्यान रखना। फिर सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी उनको शक्ति प्रदान करना, उनको शक्ति प्रदान करना। तो ये 4 पॉइंट है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो इसको आप याद रखना, ये 12वीं का है। इसमें से छोटे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, 2 नंबर के, 1 नंबर के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने में संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इसको आप याद रखना।